सुबह का समय था। भगत सिंह एक अफसर जैसी वेशभूषा में तांगे पर सवार हुए थे। उनके साथ थी कीमती साड़ी और ऊंची हील पहने उनकी पत्नी सुजाता और गोद में था 3 साल का बच्चा। उनकी सवारी के साथ चलने वाले एक सिपाही के वेश में थे राजगुरु। सब पहुंचे लाहौर रेलवे स्टेशन, जहां इतनी पुलिस थी कि वो एक किले जैसा दिखाई दे रहा था। दरअसल भगत सिंह की तलाश में 500 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इस यात्रा के लिए भगत सिंह का नाम रणजीत रखा गया था। राजगुरु इन दोनों के नौकर बनकर तीसरे दर्जे के डिब्बे में सफर कर रहे थे। थोड़ी देर में देहरादून एक्सप्रेस ने लाहौर स्टेशन छोड़ दिया। वो अंग्रेज अफसरों की नाक के बीच से निकल आए, जो प्लेटफॉर्म पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खड़े थे। ट्रेन से ही पत्नी सुजाता ने अपनी सहयोगी सुशीला दीदी को कलकत्ता तार भेजा, जिसमें लिखा था, कमिंग विद ब्रदर, तुम्हारी दुर्गावती। तो कौन थी ये दुर्गावती जो अपने भाई के साथ कलकत्ता जा रही थी? यात्रा में तो ये पति और छोटे बच्चे के साथ थी और इसने अपनी और अपने बच्चे की जान दांव पर लगा दी थी। एक दिन दुर्गा दीदी अपने घर में बैठी हुई थी, तो उनको अपने दोस्तों के साथ भगत सिंह को लेके आए। कहने लगे, दुर्गा भाभी, इसको पहचानते हो? ये कहाँ से आए? वो देखते रह गए। वो पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर बाद में उनके दोस्तों ने उनको बता दिया कि ये भगत है करके उनको बताया। वो थी हिम्मत, वो था दृढ़ता, वो था कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। वो ये भी तो नहीं जानते थे कि हम पकड़े जा भी सकते, हम पकड़े नहीं जा सकते। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। स्वागत करती हूं आप सभी का। जिस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में हमने आपको बताया, उसमें सुजाता बनकर सफर कर रही थी देश की वीरांगना क्रांतिकारी दुर्गावती वोहरा, जिसको सभी दुर्गा भाभी कहकर पुकारते थे। उन दिनों दुर्गा भाभी के पति वीर क्रांतिकारी भगवती चरण वर्मा सुशीला दीदी के पास कलकत्ता ही रुके हुए थे। 22 दिसंबर 1928 की सुबह सुशीला दीदी और भगवती चरण वोहरा दुर्गा भाभी को लेने कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पहुंचे। उन दिनों भगवती चरण वर्मा फरार थे, इसलिए वो रेलवे कुली की वेश में दाढ़ी बढ़ाए घुटनों तक की धोती पहने हुए थे। वो अपनी पत्नी दुर्गा, 3 साल के बेटे शची और भगत सिंह को देखकर गदगद हो उठे थे। अचानक उनके मुंह से निकला, दुर्गा तुम्हें आज पहचाना। 7 अक्टूबर 1907 शहजादपुर इलाहाबाद में नन्ही दुर्गा का जन्म हुआ था। पिता बाके बिहारी लाल भट्ट इलाहाबाद में जिला न्यायाधीश थे। सन 1918 में उनका विवाह मशहूर स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोहरा से हो गया, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। मात्र 10 साल की उम्र में विवाह करके पति भगवती के घर आई दुर्गावती देवी केवल 3री कक्षा तक पढ़ी थी। शादी के बाद वह दुर्गावती वोहरा बनकर इस दल की सदस्य बन गई। इस दल के अन्य सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे, इसीलिए वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। 3 दिसंबर 1925 को वोहरा दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पति का परिवार आर्य समाज से जुड़ा था। महर्षि के उपदेश दुर्गा भाभी को प्रभावित कर गए थे। सत्य और ज्ञान की ज्योति को फैलाना अब दुर्गा भाभी ने अपना कर्म बना लिया। देश स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था। महर्षि से मिले स्वराज के नारे को दुर्गा ने अब रोम रोम में बसा लिया था। स्वाधीनता की चिंगारी को उन्होंने ससुराल में महसूस किया और कूद पड़ी उस क्रांति में जो अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए चलाई जा रही थी। अपने पति के साथ रहते उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया था। अब दुर्गा छुई मुई सी कन्या नहीं रही थी, बल्कि वीरांगना बन चुकी थी। दुर्गा देवी पिस्तौल चलाना जानती थी और बम बनाना भी। क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना उनका एक काम था। जयपुर के राज दरबार में एक राज वैद्य थे, जिनका नाम मुक्ति नारायण शुक्ल था। उनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। दुर्गा भाभी उनसे शस्त्र प्राप्त करने जयपुर गई। घने जंगलों में उन्हें शस्त्र सौंपे गए, लेकिन वह उन्हें कैसे लेकर आए, उन्हें सूझ नहीं रहा था। आखिर वैद्यराज ने सलाह दी कि दुर्गा भाभी शस्त्रों को अपने शरीर पर बांध ले और ऊपर से ढीली ढाली मारवाड़ी वेशभूषा धारण कर ले। उस समय महिलाओं की तलाशी के लिए कोई महिला पुलिस नहीं थी और इस तरह दुर्गा भाभी शस्त्रों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाने में सफल हुई। दुर्गा भाभी ग्वालियर से भी हथियार लेकर आई।
वे निडरता से काम करती रही और ब्रिटिश हुकूमत को झांसा देती रही। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी उसे दुर्गा भाभी ही लेकर आई थी। सत्यनारायण शर्मा अपनी किताब क्रांतिकारी दुर्गा भाभी में लिखते हैं, सहयोगी क्रांतिकारियों को जेल में जो कपड़े भेजे जाते थे, दुर्गा भाभी उनकी तुरपन खोलकर उन्हें कोड वर्ड में संदेश लिखकर भेजती थी। कागज पर मदार फूल के दूध और प्याज के रस से संदेश लिखकर भेजा जाता था। दूध या रस सूखने के बाद वो कोरा कागज दिखता था, जिसे जेल में उनके सहयोगी आंच दिखाकर आसानी से पढ़ लेते थे। चलिए बताते हैं आपको वो इतिहास जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बताते हैं वो किस्सा। साल था 1928, 17 दिसंबर का दिन। भगत सिंह और राजगुरु ने शाम 4 बजे अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को जान से मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था और फरार हो गए थे। ब्रिटिश पुलिस अब चप्पे चप्पे पर उन्हें तलाश रही थी। 3 दिन बाद सुखदेव क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा के घर गए, जो उस समय भूमिगत चल रहे थे। उन्होंने उनकी पत्नी दुर्गा देवी से पूछा, क्या आपके पास कुछ रुपए होंगे? दुर्गा ने उन्हें 500 रुपए दे दिए जो उनके पति ने उन्हें दिए थे। सुखदेव ने उनसे कहा, कुछ लोगों को लाहौर से बाहर निकालना है, क्या आप उनके साथ लाहौर से बाहर जा सकती हैं? क्या आप हमारा साथ देंगी? उन दिनों दुर्गा भाभी लाहौर के महिला कॉलेज में हिंदी की अध्यापिका थी। दुर्गा भाभी ने इस नेक कार्य को अपना सौभाग्य माना और हाँ कर दी, और फिर वो ट्रेन यात्रा की गई जिसमें दुर्गा भाभी और भगत सिंह पति पत्नी बनकर छोटे बच्चे के साथ लाहौर स्टेशन से अंग्रेजों की मौजूदगी में लाहौर से निकलने में कामयाब रहे। भगत सिंह को कलकत्ता छोड़ने के बाद दुर्गा भाभी लाहौर वापस लौट आई थी और अपने अध्यापन कार्य में व्यस्त हो गई थी। कुछ ही दिनों में पति क्रांतिकारी वोहरा ने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया और बम बनाकर रावी तट पर उसके परीक्षण का निर्णय लिया, लेकिन दुर्भाग्य से नदी के तट पर ही बम विस्फोट हो गया और इस परीक्षण में वोहरा और उनके कुछ साथी शहीद हो गए। दुर्गा भाभी विधवा जरूर हुई, लेकिन पति के जाने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि दोगुनी शक्ति से क्रांति में सक्रिय बनी रही। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया जा चुका था। इससे कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस मुठभेड़ में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। दुर्गा भाभी एक एक करके अपने साथी क्रांतिकारियों के जाने का आघात झेल रही थी। उधर नित दिन अंग्रेज उन्हें तंग कर रहे थे, फिर भी इस वीरांगना द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी गईं। 12 सितंबर 1931 का दिन पुलिस ने उनके निवास स्थान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस 3 लॉरियों में भरकर गिरफ्तार करने आई थी। उनको लाहौर के किले ले जाया गया। वहां एसएसपी जैकिंस ने धमकाते हुए कहा, तुम्हारे साथियों से हमें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो निडर दुर्गा भाभी ने फौरन जवाब दिया, अगर आपके पास मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझ पर मुकदमा चलाइए, वरना मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जैकिंस ने उनकी बात नहीं मानी। जेल में उन्हें पहली रात खूंखार महिला अपराधियों के साथ रखा गया था। जब पुलिस उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई तो दिसंबर 1932 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन अगले 3 सालों तक उनके लाहौर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उन्हें पंजाब और दिल्ली से दूर रहने के आदेश दिए गए थे। जब ये पाबंदी खत्म हुई तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी पुश्तैनी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, लेकिन दुर्गा हताश और निराश नहीं हुई थी। साल था 1936। दुर्गा भाभी अपने पति की यादों और मजबूत इरादों के साथ लाहौर से गाजियाबाद आ गई थी और वहां प्यारेलाल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाने लगी। फिर साल 1939 दुर्गा मद्रास जाती हैं और यहां अपने अध्यापन शैली को और निखारने के लिए मारिया मोंटेसरी से मोंटेसरी पद्धति की विधिवत शिक्षा लेती हैं और फिर सन 1940 में वे लखनऊ आ जाती हैं और प्रदेश में पहले मॉनिटरी स्कूल की स्थापना करती है, जिसका नाम लखनऊ मॉनिटरी स्कूल रखा जाता है। अप्रैल 1983 में उन्होंने विद्यालय से हमेशा के लिए अवकाश ले लिया क्योंकि वो अस्वस्थ रहने लगी थी। साल था 1999, 15 अक्टूबर की तारीख। इस दिन दुर्गा भाभी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जहां एक और वीरांगना दुर्गा भाभी ने देश को परतंत्रता से बाहर निकाला था, तो
तो दूसरी ओर आजादी के बाद शिक्षा के द्वारा जन जन को शिक्षित करके देश के विकास में अपना योगदान दिया। वीर पराक्रमी और साहसी महिला दुर्गा भाभी को आर्य समाज का शत शत नमन।